1944 यानी कि 1944 में तब की ब्रिटिश इंडिया सरकार ने गांधी जी की कमज़ोर तबीयत को देखते हुए उन्हें जेल से रिहा कर दिया। और जेल से रिहा होने के बाद गांधी जी उन्हीं के पास स्थित हिल स्टेशन पंचगनी में आराम कर रहे थे और समय समय पर वह जनता के बीच जाकर सभाएं भी कर रहे थे। एक दिन ऐसे ही वो सभा कर रहे थे और इसी बीच 15-20 लोगों की भीड़ काले झंडे लेकर उस सभा में पहुंच गई और ये 15-20 लोग गांधी जी के खिलाफ नारे लगा रहे थे। आप में से बहुत से लोग इस घटना के बारे में नहीं जानते होंगे। इस भीड़ में नाथूराम गोडसे मौजूद था और उसके हाथ में चाकू था। इससे पहले कि गोडसे गांधी जी पर हमला करता, लोगों ने उसे पकड़ लिया। गांधी जी हैरान थे और सोच रहे थे कि आखिर क्यों यह उन पर हमला करना चाह रहा है। गांधी जी उससे कहते हैं कि 8 दिन आप मेरे साथ रहो ताकि हम दोनों एक दूसरे को समझ सकें। बताया जाता है कि नाथूराम गोडसे ने यह ऑफर रिजेक्ट कर दिया और गांधी जी के कहने पर नाथूराम गोडसे को छोड़ दिया गया। सन 1948 यानी कि 1948 में गांधी जी की हत्या के साल भर पहले से ही महात्मा गांधी को मारने की कोशिश की गई थी। नाथूराम गोडसे ने जब एक 78 साल के बुजुर्ग गांधी जी की हत्या की तो वह इसमें अकेला इन्वॉल्व नहीं था, बल्कि इसमें कई लोग शामिल थे। इसकी पूरी प्लानिंग में 1 साल से ज़्यादा का समय लगा और इसमें ऐसे ऐसे लोगों के नाम सामने आते हैं जिन्हें जानकर आप हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, आप में से बहुत से लोग इस वीडियो से असहमत भी हो सकते हैं क्योंकि दिन भर चलने वाले व्हाट्सएप मैसेज को हम कई बार सच मान लेते हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि इस वीडियो को बनाते टाइम बहुत ही क्रेडिबल सोर्सेज का यूज किया गया है, जैसे गांधीज असेसिंग द मेकिंग ऑफ नाथूराम गोडसे एंड हिज आइडिया ऑफ इंडिया बाई धीरेन्द्र झा। इसके अलावा एक और बुक है द मर्डरर, द मोनार्च एंड द फकीर। इसके अलावा कुछ और आर्टिकल्स का इस्तेमाल किया गया है। आइए जानते हैं नाथूराम गोडसे के बारे में सबसे पहले कि आखिर ये गोडसे कौन था। 19 मई 1910 को गोडसे का जन्म हुआ। इसके माता पिता के द्वारा होने वाली यह चौथी संतान थी। इससे पहले इसके घर में जितने भी बच्चे पैदा हुए उनमें से लड़कों की मौत हो जाती थी, लेकिन लड़कियां जिंदा रहती थी। गोडसे के माता पिता को लगा कि उनके परिवार पर किसी बुरी आत्मा का साया है, इसलिए उन्होंने सोचा कि इस बच्चे को वे लड़की की तरह पालेंगे। बचपन में गोडसे को लड़कियों की तरह कपड़े पहनाए जाते थे। इस बच्चे का नाम रखा गया रामचंद्र विनायक गोडसे। चूँकि गोडसे को बचपन से ही लड़कियों की तरह पालने का फैसला किया जा चुका था, इसलिए उसके माँ बाप ने इसकी नाक छिदवा दी और इसे नोज रिंग पहनाया जाने लगा। नोज रिंग को हिंदी में नथ बोलते हैं। नथ पहनने की वजह से लोग इसे रामचंद्र की जगह नाथूराम बोलने लगे और यह बाद में रामचंद्र विनायक गोडसे की जगह नाथूराम गोडसे के रूप में जाना जाने लगा। स्कूल के दिनों में यह 5वीं क्लास तो पास हो गया, लेकिन 10वीं क्लास में ये फेल हो गया। 1929 के आसपास यह रत्नागिरी चला गया और वहाँ पर यह संपर्क में आया विनायक दामोदर सावरकर के। ये दोनों ही महाराष्ट्र के ब्राह्मण कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। सावरकर पर ट्रैवल बैन था। ब्रिटिश सरकार ने रत्नागिरी के बाहर देश के किसी भी हिस्से में सावरकर के जाने पर बैन लगा रखा था, इसलिए वह रत्नागिरी से बाहर नहीं जा सकते थे। गोडसे से मिलने के बाद सावरकर ने उसे ग्रूम करना शुरू किया। गोडसे सावरकर से बहुत ज़्यादा प्रभावित था। सावरकर के प्रभाव की वजह से सन 1932 के आसपास गोडसे ने आरएसएस और सावरकर की पार्टी हिंदू महासभा को ज्वाइन किया। गांधी जी की हत्या में एक और नाम जो गोडसे के बाद आता है वह है नारायण आप्टे का। नारायण आप्टे भी महाराष्ट्र के ब्राह्मण कम्युनिटी से बिलोंग करता था। 1938 के आसपास यह सावरकर के संपर्क में आया। 1942 के आसपास नारायण आप्टे नाथूराम गोडसे के संपर्क में आया और दोनों ने एक पार्टी की नींव रखी जिसका नाम रखा गया हिंदू राष्ट्र दल। इसके बाद इन दोनों ने अग्रणी नाम का एक अखबार भी शुरू किया जिसका एडिटर गोडसे था। इस अखबार में गांधी जी के खिलाफ आर्टिकल छपते थे। गोडसे किस तरह का आदमी था और उसके दिमाग में कितनी नफरत भरी हुई थी, इस बात का पता इस घटना से लगाया जा सकता है कि दिसंबर 1946 में यह चाकू निकालकर उस समय के हिंदू महासभा के तत्कालीन प्रेसिडेंट LB भोपाटकर को मारने की कोशिश की। इसके पीछे कारण था कि गोडसे की आक्रामक बातों को पार्टी में नहीं सुना जा रहा था। गोडसे के आक्रामक विचारों की वजह से उसके अग्रणी अखबार पर 1947 में पेनाल्टी लगी।
इस पेनाल्टी को भरने की जगह गोडसे ने हिंदू राष्ट्र नाम का एक नया अखबार शुरू कर दिया। गांधी जी उस समय सबसे बड़े लीडर के रूप में उभर चुके थे। गोडसे और अन्य लोगों की नज़रों में गांधी जी की लोकप्रियता खटकने लगी थी, क्योंकि गांधी जी एक सेक्युलर राष्ट्र की स्थापना करना चाहते थे। दोस्तों, गांधी जी धर्म और राजनीति को बिल्कुल अलग अलग रखना चाहते थे। 8 दिसंबर 1947 को दिल्ली पुलिस के इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट ने नोट किया कि बंद कमरे में एक मीटिंग हुई, जिसमें आरएसएस के उस समय के हेड MS गोलवलकर ने कहा कि गांधी मुसलमानों को इंडिया में रखना चाहते हैं और अब गांधी हिंदुओं को मिसलीड नहीं कर सकते। हमारे पास ऐसे तरीके हैं जिससे ऐसे लोगों को चुप कराया जा सके, लेकिन हमारा ट्रेडिशन ऐसा नहीं है। अगर हमें मजबूर किया गया तो हम ये रास्ता भी चुन सकते हैं। गोवलकर के इस बयान के बाद नाथूराम गोडसे, नारायण आप्टे और करकरे गांधी की हत्या की साजिश में लग गए। सीधे तौर पर ये लोग गांधी जी की हत्या करना चाहते थे, लेकिन सवाल ये उठा कि आखिर गांधी जी की हत्या करेगा कौन। नारायण आप्टे और नाथूराम गोडसे में से कोई भी रिस्क को देखते हुए यह करने के लिए तैयार नहीं था। 2 जनवरी 1948 को ये दोनों जाकर अहमदनगर में विष्णु करकरे नाम के एक व्यक्ति से मिलते हैं। करकरे उन्हें मदन लाल पावा का नाम सजेस्ट करता है और कहता है कि ये बंदा है जो गांधी जी को मारने का काम कर सकता है। मदन लाल पावा एक रिफ्यूजी था जो पाकिस्तान से आया था और विष्णु करकरे के साथ रह रहा था। शुरुआत में मदन लाल पावा पाकिस्तान से आने के बाद काम की तलाश में था और विष्णु करकरे ने उसे लालच दिया कि वह उसके लिए नारियल पानी की दुकान खुलवा देगा, जिससे उसकी कुछ कमाई हो जाएगी। लेकिन करकरे ने इसके लिए कुछ और ही प्लान कर रखा था। धीरे धीरे करकरे मदन लाल पावा का इस्तेमाल किसी गुंडे की तरह करने लगा और वह रेडी वाले और अन्य छोटे वेंडर्स से हफ्ता वसूली करने लगा। जब पहली बार करकरे ने मदन लाल पावा को गोडसे और आप्टे से मिलवाया तो पावा को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि वो क्या प्लान कर रहे हैं। 6 जनवरी 1948 को मदन लाल पावा को पहली बार पता चला कि ये लोग गांधी जी को मारने का प्लान बना रहे हैं, लेकिन पावा को अभी भी पता नहीं था कि गांधी जी को मारने का प्लान ये लोग उसी से करवाना चाहते हैं। इन सारी प्लानिंग के बीच गोडसे ने ऐसा प्लान बनाया कि लोगों को लगे कि वह इस हत्या में शामिल ही नहीं है। वह ऐसा दिखाना चाहता था कि 20 जनवरी 1948 को गांधी जी को मारा जाएगा मदन लाल पावा के द्वारा, और ठीक उसी समय वह होगा नागपुर में एक शादी समारोह में। शादी का बहाना उसने ढूंढा था कि वह साबित कर पाए कि वह उस दिन दिल्ली में नहीं था, लेकिन 14 जनवरी 1948 को पूना से बॉम्बे जाने के दौरान उसने अपना प्लान खुद ही फेल कर दिया। गोडसे जब पूना से बॉम्बे जाने के लिए ट्रेन में बैठा तो उसके साथ नारायण आप्टे भी था। ट्रेन में उसकी सीट के सामने शांता मोदक नाम की एक मराठी फिल्म एक्ट्रेस भी बैठी थी, जिसको अपना परिचय देते हुए नारायण आप्टे ने अपने आप को हिंदू राष्ट्र अखबार का मालिक बताया और गोडसे को अखबार का एडिटर बताया, और बातों बातों में ये भी बता दिया कि वो बॉम्बे के शिवाजी पार्क स्थित सावरकर सदन जा रहे हैं। शांता ने उन्हें अपनी कार में लिफ्ट ऑफर की और सावरकर सदन छोड़ दिया। 14 जनवरी 1948 को शाम को 7:30 बजे गोडसे और आप्टे सावरकर सदन पहुंचकर सावरकर के साथ मीटिंग करते हैं। नारायण आप्टे सारे खर्चों को अपनी एक डायरी में लिखता था, जैसे रोज के खर्चे, टैक्सी का किराया, हथियार खरीदने के लिए यानी कि रिवॉल्वर खरीदने के लिए जो खर्च आया उसने उस डायरी में लिखा। बाद में ये पूरी डायरी पुलिस के हाथ लग गई, जिसकी वजह से इन सारी घटनाओं के बारे में हम जानते हैं। 17 जनवरी 1948 को गोडसे, आप्टे और मदन लाल पावा व अन्य 1-2 लोग बॉम्बे से दिल्ली पहुंचते हैं और दिल्ली के कनॉट प्लेस में मरीना होटल में एक कमरा बुक करते हैं, और 18 जनवरी और 19 जनवरी को ये बिरला हाउस की रेकी करते हैं जहां गांधी जी रहते हैं। 19 जनवरी की रात मदन लाल पावा के कमरे में विष्णु करकरे आता है। पावा को अब तक पता नहीं है कि ये लोग गांधी की हत्या इससे करवाना चाहते हैं। पावा को पहली बार जब ये बताया जाता है तो मदन लाल पावा सीधे तौर पर इसे करने से मना कर देता है। इस पॉइंट पर गांधी की हत्या का पूरा प्लान ही गड़बड़ हो जाता है। पावा को इस प्लान से हटाया नहीं जाता है ताकि वह किसी और से इस प्लान के बारे में न कह दे, और उसे जिम्मेदारी दी जाती है कि वह बिरला हाउस में गांधी जी के प्रेयर मीट के दौरान धमाका करेगा ताकि अफरा तफरी का माहौल हो और गांधी जी को उसी समय अफरा तफरी में शूट करके भागा जा सके। 17 जनवरी 1948 को गोडसे, आप्टे और पावा के साथ 1-2 और लोग जो बॉम्बे से दिल्ली आते हैं, उनमें से एक व्यक्ति बड़गे भी है। जब मदन लाल पावा गांधी की हत्या करने से मना कर देता है तो आप्टे बड़गे को यह जिम्मेदारी देता है और बड़गे गांधी जी को गोली मारने के लिए तैयार भी हो जाता है। 20 जनवरी 1948 को हत्या वाले दिन गोडसे, आपसे और बड़गे बिरला हाउस पहुंचते हैं, जहां मदन लाल पावा पहले से ही मौजूद है। जैसे ही प्रेयर मीट शुरू होता है, पावा हैंड ग्रेनेड से धमाका करता है, लेकिन भीड़ की वजह से बड़गे डर जाता है और वापस आता है उस गाड़ी के पास जहां गोडसे और आप्टे
बैठे थे उसके इंतजार में, लेकिन वह देखता है कि ना तो गोडसे भाई हैं और ना ही आप्टे वहां पर है। इस पॉइंट पर बड़गे को यह समझ में आया कि ये लोग इसे फंसाकर भागना चाह रहे हैं। कुछ देर के बाद ये सब हिंदू महासभा के ऑफिस में मिलते हैं और बड़गे इन दोनों को गंदी गंदी गालियां देता है। दूसरी तरफ धमाके की वजह से बिरला हाउस में भगदड़ मची थी। पुलिस मदन लाल पावा को पकड़ लेती है। गांधी जी अपील करते हैं, जिस भाई ने यह काम किया है उससे आपको नफरत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने इंस्पेक्टर से यह कहा है कि उसे सताया न जाए। हम सब ईश्वर से यह प्रार्थना करेंगे कि ईश्वर उसे सद्बुद्धि दे। गांधी जी की हत्या का प्लान फेल होने के बाद 23 जनवरी 1948 को गोडसे और आप्टे वापस मुंबई आ जाते हैं। गोडसे यह डिसाइड करता है कि वह खुद ही गांधी को मारेगा। आप्टे और करकरे उसे सपोर्ट देंगे और उसके साथ दिल्ली जाएंगे। लेकिन इसी बीच पुलिस उनको ढूंढने लगती है, क्योंकि कड़ाई से पूछताछ में पावा ने इनकी और इनके प्लान के बारे में सब कुछ सच सच बता दिया। गोडसे, आप्टे और करकरे अब अंडरग्राउंड होकर अपना काम करते हैं। इसी बीच गोडसे ग्वालियर जाता है एक फुली ऑटोमेटिक पिस्टल लेने के लिए। 30 जनवरी 1948 को शाम को गांधी जी के प्रेयर मीट से पहले गांधी जी की सरदार पटेल के साथ एक मीटिंग फिक्स थी। मीटिंग शाम को 4:30 बजे शुरू होती है और 5:10 पर खत्म होती है। गांधी जी अपनी प्रेयर मीट के टाइम से 15 मिनट लेट पहुंचते हैं। इसी बीच भीड़ के बीच से गोडसे गांधी की तरफ बढ़ता है और नमस्ते गांधी जी कहकर रिवॉल्वर निकालता है और गांधी जी पर 3 गोलियां चला देता है। गांधी जी के मुख से आखिरी शब्द निकलते हैं, हे राम। गांधी जी पर गोलियां चलने के बाद गोडसे को पुलिस ने कस्टडी में ले लिया, लेकिन आप्टे और करकरे वहां से भाग जाते हैं। गांधी जी की हत्या की खबर सुनकर पूरा देश चौंक जाता है। तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं, द लाइट हैज गॉन आउट ऑफ आवर लाइव्स एंड देयर इज डार्कनेस एवरीवेयर। इस बात को जानने के बाद कि गांधी जी की हत्या में गोडसे और हिंदू महासभा शामिल है, हजारों की भीड़ सावरकर सदन पहुंच जाती है। इस इमारत पर आग लगाने की कोशिश होती है, लेकिन समय पर पुलिस आ जाती है और उन्हें ऐसा करने से रोक दिया जाता है। देश भर में हिंदू महासभा के ऑफिस पर पथराव होने लगता है और इससे जुड़े हुए लोग छुपने और भागने लगते हैं। दोस्तों, गांधी जी की हत्या करने के बाद गांधी जी को गोडसे ने और महान बना दिया। उनकी विचारधारा और तेजी से लोगों के बीच फैल गई। जब पुलिस काफ़ी एक्टिव हो गई तो 31 जनवरी 1948 को आरएसएस और सावरकर ने साफ मना कर दिया कि गोडसे से उनका कोई लेना देना ही नहीं है और वह तो उनका आदमी है ही नहीं। गोडसे को पहले तुगलक रोड थाने लाया गया, इसके बाद उससे पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में पूछताछ की गई। 31 जनवरी 1948 को उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। इसके बाद उसे पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया। शाम होते होते गोडसे की हालत खराब होने लगी। उसे लगा था गांधी की हत्या करने के बाद वह हीरो बन जाएगा और हिंदू और सिख कम्युनिटी उसके लिए आंदोलन कर देंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि लोगों का मन उसके लिए नफरत से भर गया। जो लोग गांधी के खिलाफ थे वो भी अब गांधी के सपोर्ट में खड़े होने लगे। बाद में पुलिस आप्टे करकरे को भी ढूंढ निकालती है और अब गोडसे, आप्टे, करकरे और उनके सभी सहयोगियों को जेल में डाल दिया जाता है। 27 फरवरी सन 1948 को होम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रधानमंत्री नेहरू को एक चिट्ठी लिखते हैं और कहते हैं कि मैं बापू की हत्या का डेली अपडेट ले रहा हूँ। सावरकर के अंडर हिंदू महासभा की इस विंग ने हत्या की साजिश की है। इसके बाद सावरकर को भी अरेस्ट कर लिया जाता है। 24 मई 1948 तक इन सभी आरोपियों का ट्रायल शुरू होता है। कोर्ट में गोडसे ने गांधी जी को मारने का जो कारण बताया है, उसमें पहला कारण उसने ये बताया कि गांधी जी बंटवारे के लिए जिम्मेदार हैं। दोस्तों, ये बात बिल्कुल गलत है। गांधी जी बंटवारे के पक्ष में थे ही नहीं, जबकि 1940 में गोडसे के गुरु सावरकर ने यह एक्सेप्ट किया था कि उन्हें जिन्ना की 2 नेशन पॉलिसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस हिसाब से गोडसे को पहली गोली सावरकर को मारनी चाहिए थी और दूसरी गोली जिन्ना को मारनी चाहिए थी। गोडसे ने गांधी जी की हत्या के लिए दूसरा कारण ये बताया कि उसका कहना था कि गांधी जी का स्टैंड एंटी हिंदू स्टैंड है, जबकि यह बात पूरी तरह गलत है, क्योंकि गांधी जी अपने स्पीच में और अपने प्रेयर मीट में हमेशा ही गीता का रेफरेंस देते थे और रघुपति राघव राजा राम उनके प्रमुख भजनों में शामिल रहा। गोली लगने के बाद उनके अंतिम शब्द में भी भगवान राम का ही संबोधन था, हे राम। गांधी जी सेक्युलर सोच रखते थे। वो समाज के हर वर्ग को समान रूप से अधिकार दिलाना चाहते थे। गांधी जी चाहते थे कि सभी को समान रूप से देखा जाए, जिसमें ऐसा न हो कि ब्राह्मण ऊपर हो और दलित नीचे। सावरकर के कुछ सहयोगियों ने कोर्ट में यह बताया कि गोडसे और आप्टे कई बार सावरकर भवन में आकर सावरकर से मिले थे।
साथ ही साथ पूना से मुंबई की ट्रेन यात्रा के दौरान मराठी एक्ट्रेस शांता ने भी इस बात की गवाही दी कि उन्होंने गोडसे और आप्टे को सावरकर भवन ड्रॉप किया था। लेकिन कोर्ट ने इन स्टेटमेंट्स को एक फुल प्रूफ साक्ष्य नहीं माना और सावरकर ने कोर्ट से कहा कि वह साल भर से बीमार थे और गोडसे और आप्टे से नहीं मिले। इस बेस पर सावरकर बच गए। 10 फरवरी 1949 को गोडसे और आप्टे को फांसी की सजा दी गई, जबकि 5 अन्य आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। गोडसे ने 22 फरवरी 1949 को शिमला के ईस्ट पंजाब हाई कोर्ट में अपनी सजा के खिलाफ अपील फाइल की। इस हाई कोर्ट में गोडसे का केस सुनने वाले जस्टिस जीडी खोसला ने अपनी किताब द मर्डर ऑफ द महात्मा में लिखा है कि गोडसे के कदम लड़खड़ा जाते थे। उसका व्यवहार डर और घबराहट की स्थिति दिखा रहा था। बोलते हुए उसकी आवाज़ कांप जाती थी। 17 मई को आखिरी ट्रायल खत्म होने के बाद गोडसे को गांधी जी के बेटे रामदास गांधी की एक चिट्ठी आती है, जिसमें वह लिखते हैं कि मैंने गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया से रिक्वेस्ट की है कि गोडसे को फांसी न दी जाए। गोडसे ने इस चिट्ठी का जवाब देते हुए कहा कि एक इंसान के रूप में मेरे पास शब्द नहीं है। इसमें मैं उन घावों के प्रति अपनी भावना व्यक्त कर सकता हूँ जो आपको और आपके रिश्तेदारों को मेरे हाथों हुए आपके पूजनीय पिताजी के दुखद अंत से प्राप्त हुए होंगे। गोडसे इंतजार कर रहा था कि गांधी के अहिंसा के सिद्धांत की वजह से गांधीवादियों के द्वारा उसकी जान बच सके। मतलब जिस गांधी को उसने मारा, उन्हीं के विचारों की बैसाखी के सहारे वह अब बचना चाहता था। वह बैसाखी थी अहिंसा की बैसाखी। आखिरी बार गोडसे ने प्रिवी काउंसिल ऑफ इंग्लैंड के सामने अपील की अपनी जान बचाने के लिए, क्योंकि उस टाइम तक भी इंडिया कुछ मामलों में ब्रिटिश सरकार के अधीन था और यह इंडियंस के लिए फाइनल कोर्ट था। लेकिन अक्टूबर 1949 में प्रिवी काउंसिल ने भी गोडसे की अपील को रिजेक्ट कर दिया। लेकिन दोस्तों, अभी भी एक सवाल था कि क्या गोडसे को फांसी दी जानी चाहिए, क्योंकि अगर गांधी जी जिंदा होते तो गोडसे को फांसी नहीं देने देते, क्योंकि गांधी जी ने पहले भी ऐसी बहुत सी माफियां दी थी। इस सवाल पर उस समय के सबसे बड़े गांधीवादियों में से एक किशोरलाल मसरूवाला ने गांधी के द्वारा शुरू किए गए जनरल हरिजन में एक आर्टिकल लिखा। उन्होंने लिखा, अगर देखा जाए तो गांधी जी के हत्यारों को फांसी देना गांधी जी की महानता को कम करेगा, साथ ही साथ गांधी जी के अहिंसा वाले स्टेटमेंट को भी नीचा करेगा। लेकिन फांसी न देने पर यह समाज में संदेश जाएगा कि अहिंसा के रास्ते पर चलने वाले लोगों को मारने पर फांसी से माफ़ी दी जाएगी, जो समाज के लिए गलत संदेश होगा और इसका सीधा मतलब होगा फांसी की सजा का अंत होना। इस आर्टिकल को पब्लिश होने के बाद गोडसे को 15 नवंबर 1949 को फांसी दे दी गई। जस्टिस जीडी खोसला अपनी किताब में लिखते हैं, गोडसे ने अपने अंतिम दिनों में अपने किए हुए कर्मों पर पश्चाताप किया था और कहा था कि अगर उसे दूसरा मौका दिया जाता तो वह अपना जीवन शांति की प्रचार और देश की सेवा में बिताता। इसलिए बात बिल्कुल स्पष्ट है कि यहाँ पर जीत गांधी जी की और उनके विचारों की हुई। दुनिया के महान साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था, आने वाली पीढ़ियों को यकीन करना मुश्किल होगा कि गांधी जी जैसा इंसान भी धरती पर कभी रहा होगा। दोस्तों, वीडियो के आखिरी सेगमेंट में मैं ये कहना चाहूँगा कि हम सभी को अच्छी बुक्स और अच्छी वीडियोस को देखना चाहिए, न कि व्हाट्सएप के मैसेजेस को और अन्य किसी भी मैसेजेस को हमें सच मान लेना चाहिए। दोस्तों, साथ ही साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप सभी लोगों ने इस चैनल को इतना सपोर्ट किया है। मात्र 2 महीने के अंदर इस चैनल पे करीब 1.5K सब्सक्राइबर कंप्लीट होने को हैं और मैं ऐसे ही अच्छे कंटेंट बनाता रहूँगा। आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग इसको देखेंगे और एंजॉय करेंगे। थैंक यू वेरी मच।